नमस्कार दोस्तों, कविता यादव यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। संपूर्ण हिंदी विषय की तैयारी को आगे बढ़ाते हुए आज की क्लास में हम करेंगे संपूर्ण हिंदी साहित्य के महत्वपूर्ण बिंदु अर्थात हिंदी साहित्य से संबंधित उन सभी महत्वपूर्ण तथ्यों को आज की क्लास में हम करेंगे जो कि परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। अर्थात हमें बार बार परीक्षाओं में इन्हीं प्रश्नों में से काफ़ी सारे तथ्य देखने को मिलते हैं। तो यहाँ से आपको कम से कम 10 से 15 प्रश्न आज की क्लास के अंतर्गत जो है परीक्षाओं में देखने को मिलेंगे। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। जिस भी परीक्षा में हिंदी साहित्य संबंधी प्रश्न पूछे जाते हैं, टीजीटी पीजीटी परीक्षा हो या एनटीए नेट की परीक्षा हो या कोई अदर परीक्षा हो जिसमें साहित्य से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे, उन सभी के लिए ये क्लास मददगार साबित होगी। तो देख लेते हैं, शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहले आदिनाथ को परवर्ती संतों ने शिव माना है। कई बार ये प्रश्न पूछा जाता है किसे परवर्ती संतों ने शिव माना है। तो आदिनाथ को नाथों के नाथ माने जाते हैं आदिनाथ, और नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक गोरखनाथ जी ने किया। गोरखनाथ जी माने जाते हैं नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक। तो ये आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पर आपको एक चीज़ समझ लेनी है कि परवर्ती संत कौन होते हैं। जो बाद के जो हमारे संत हुए उन्होंने जो है आदिनाथ को शिव माना है। तो ये परवर्ती होता है बाद के, और जो पूर्ववर्ती अगर बोल दिया जाए तो वो होता है पहले के। ये इन शब्दों को आपको ध्यान से समझते हुए पढ़कर चलना है ताकि आपको किसी भी प्रकार का कोई कन्फ्यूजन न हो। तो देख लेते हैं। अगर परीक्षा में घुमा फिरा कर भी प्रश्नों को पूछा जाए तो सही आंसर आप आसानी से दे सकते हो। चीज़ों को आपको, बिंदुओं को आपको समझते हुए करते हुए चलना है हिंदी साहित्य से संबंधित, क्योंकि काफ़ी सारे जो तथ्य है वे एक दूसरे से जुड़े हुए भी होते हैं। तो इससे जो है आपको कन्फ्यूजन भी काफ़ी सारी हो जाती है। तो इसलिए जो भी आप पढ़ो, जो भी महत्वपूर्ण बिंदु देखो आप हिंदी साहित्य से संबंधित, तो एक एक बिंदु को आप जो है समझते हुए तैयार करते हुए आपको चलना है। तो देख लेते हैं। दूसरा तथ्य है हमारा, नाथों में जो रासायनी है वो किसे कहा जाता है। ये प्रश्न पूछा जाता है तो नागार्जुन को। नाथों में रासायनी जो है नागार्जुन को माना जाता है। नाथ पंथ के जोगियों को क्या कहा जाता है? कनफटा। नाथ पंथ के जोगियों को कनफटा कहा जाता है। हिंदी साहित्य में षष्ठ चक्रों वाला योग मार्ग गोरखनाथ ने चलाया। ये पूछा जाता है कई बार, षष्ठ चक्रों वाला जो मार्ग है, योग मार्ग, किसने चलाया हिंदी साहित्य में? तो गोरखनाथ जी ने। उसके बाद देख लेते हैं आगे। सुमित्रानंदन पंत आलोचना के क्षेत्र में किसकी पहली पुस्तक है? एक आलोचनात्मक पुस्तक रही है सुमित्रानंदन पंत। ये जो है आलोचना के क्षेत्र में जो है किस लेखक की पहली पुस्तक है, ये पूछा हुआ है। तो डॉक्टर नगेंद्र जी की। डॉक्टर नगेंद्र जी की पहली पुस्तक सुमित्रानंदन पंत है, जो कि एक आलोचनात्मक जो है रचना है। उसके बाद देख लेते हैं आगे। अगला जो हमारा तथ्य है, सूरदास की राधा केवल विलासिनी नहीं, श्री कृष्ण के साथ उसका केवल युवा काल का संबंध नहीं, वे परकीय नायिका भी नहीं है। कथन किस आलोचक का है? तो ये कथन कहा है सूरदास जी के संबंध में हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। उसके बाद देख लेते हैं आगे। साहित्य समीक्षा अंततः विचार जगत की वस्तु है, नंद दुलारे वाजपेयी ने कहा कि साहित्य समीक्षा जो है अंततः विचार जगत की एक वस्तु है। ये माना है नंद दुलारे वाजपेयी ने। उसके बाद देखते आगे। किस छायावादी कवि ने कवि कर्म को आध्यात्मिक कर्म बताया? तो जयशंकर प्रसाद ने जो है कवि कर्म को एक आध्यात्मिक कर्म बताया है। उसके बाद नई कविता यदि अनुभूति को आधार मानकर चलती है तो रस से उसकी मुक्ति नहीं है। यह किस आलोचक का कथन है? तो माना है डॉक्टर नगेंद्र ने। यदि जो है नई कविता यदि अनुभूति को आधार मानकर चलती है तो रस से उसकी मुक्ति नहीं है। तो डॉक्टर नगेंद्र जी ने कहा। उसके बाद देख लेते हैं आगे। उर्मिला ने विरह में मानवता की पुकार है। उर्मिला के विरह में मानवता की पुकार है। यह अधिक स्वाभाविक है, साथ ही गरिमा की न्यूनता नहीं, यह विश्वव्यापी है। ये जो कथन है ये उर्मिला के विरह के संबंध में कहा गया है डॉक्टर नगेंद्र जी ने। उसके बाद देख लेते हैं आगे। अगला जो हमारा प्रश्न है, तथ्य है, मत्स्येंद्र नाथ चौबे बोधितव अवलोकितेश्वर के नाम से भी प्रसिद्ध हुए हैं। तो मत्स्येंद्र चौबे जो है बोधिसत्व
अवलोकितेश्वर नाम से भी प्रसिद्ध हुए हैं। ये पूछा जा सकता है कि अवलोकितेश्वर नाम से कौन प्रसिद्ध हुए हैं, तो मत्स्येंद्र नाथ। उसके बाद देख लेते हैं आगे। मत्स्येंद्र नाथ जो है गोरखनाथ जी के गुरु भी रहे हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। नाथ पंथों में हठ योग साधना का विकास, सिद्धों की वाम मार्गी योग प्रदान भोग प्रदान योग साधना की प्रतिक्रिया से हुआ है। तो जो नाथ पंथों में जो है हठ योग है, साधना का विकास, सिद्धों की वाम मार्गी भोग प्रदान योग साधना की प्रतिक्रिया से हुआ है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देख लेते हैं आगे। जीवनी परक आलोचना महापुराण निराला एवं महियसी महादेवी किसने लिखी? तो ये जो महियसी महादेवी और महापुराण निराला, ये आलोचनात्मक परक कीर्तियाँ है भाई, ग्रंथ है, पुस्तक है। तो ये जो दोनों की दोनों रचनाएं जो है किसके द्वारा लिखी गई? गंगा प्रसाद पांडे जी द्वारा। कई बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। महापुराण निराला नामक जो आलोचनात्मक कीर्ति है, ये एक जीवनी परक है, जिसमें कि महापुराण निराला में निराला की जीवन के बारे में बताया गया है, जीवन वर्णन प्रस्तुत है। और जो महियसी महादेवी वर्मा, वहाँ महादेवी जी जो पुस्तक लिखी इन्होंने, गंगा प्रसाद ने, इन्होंने महादेवी वर्मा जी के जीवन के संबंध में बताया है। तो ये दोनों की दोनों रचनाएं जो है जीवनी परक आलोचना मानी जाती है। तो ये कीर्ति है दोनों की दोनों गंगा प्रसाद पांडे ने लिखी, और इसी आधार पर निराला जी को महापुराण की संज्ञा भी दी गई। उसके बाद देख लेते हैं आगे। ये पूछ लिया जाए महापुराण की संज्ञा निराला जी को किसने दी, तो आपको ध्यान रखना है गंगा प्रसाद पांडे ने। उसके बाद देख लेते हैं छायावाद के आधार स्तंभ नामक पुस्तक किसकी है? तो छायावाद के आधार स्तंभ नामक पुस्तक जो है गंगा प्रसाद पांडे जी की है। जवाहरलाल नेहरू एक मध्य बिंदु, नेहरू जी विचार और व्यक्तित्व, नेहरू की काव्यानुभूतियाँ नामक निबंध किसने लिखे? नेहरू के संबंध में जो ये रचनाएं हैं, ये किसके द्वारा लिखी गई? ये लिखी शांति प्रिय द्विवेदी जी ने। उसके बाद आगे देख लेते हैं। किसके भरम गीत को श्रीमद् भागवत का अनुवाद कहा जाता है? किसके भरमर गीत को जो है श्रीमद् भागवत का अनुवाद माना जाता है? तो सूरदास जी के भरमर गीत को। उसके बाद तुलसीदास की किस कीर्ति ने भरमर गीत का निर्वाह किया? तुलसीदास की कीर्ति जो कृष्ण गीतावली ने जो है भरमर गीत का निर्वाह किया है। उसके बाद देख लेते हैं आगे। अगला जो हमारा तथ्य है वो है राधा कृष्ण तथा गोपियों को किस में जन सेवक के रूप में प्रस्तुत किया गया? आधुनिक काल के भरमर गीतों में जो है राधा कृष्ण का तथा गोपियों को जो है जन सेवक के रूप में प्रस्तुत किया गया। और इस तथ्य के माध्यम से आपको ये भी समझ लेना है कि आधुनिक काल के अंतर्गत जो भरमर गीत के लेखक कौन माने जाते हैं? तो जगन्नाथ दास जो है, जगन्नाथ दास रत्नाकर ने जो है आधुनिक काल में भरमर गीत की रचना की, जिसमें राधा कृष्ण तथा गोपियों को इन्होंने जन सेवक के रूप में प्रस्तुत किया है। उसके बाद आगे देख लेते हैं। सूरदास काव्य को महाकाव्य की श्रेणी में क्यों नहीं माना जाता? सूरसागर काव्य को, जो कि सूरदास जी द्वारा रचित है, सूरसागर काव्य को महाकाव्य की श्रेणी में क्यों नहीं माना जाता? क्योंकि इस काव्य में कथा, संगठन और वर्णन शैली अव्यवस्थित है, तो व्यवस्थित नहीं है, इसीलिए इन्हें महाकाव्य की श्रेणी में नहीं माना जाता। उसके बाद देख लेते हैं अष्टछाप के वरिष्ठ कनिष्ठ कवि कौन है? वरिष्ठ का मतलब सबसे बड़े और कनिष्ठ का मतलब होता है सबसे छोटे। तो वरिष्ठ कवि जो है अष्टछाप के 8 कवियों में से कुम्मन दास जी है, जो कि वल्लभाचार्य जी के शिष्य रहे हैं, और कनिष्ठ कवि जो है नंददास जी है, जो कि विठलनाथ जी के शिष्य रहे हैं। और इन दोनों के अलावा सर्वश्रेष्ठ पूछ लिया जाए, अष्टछाप के अंतर्गत सर्वश्रेष्ठ कवि कौन रहे हैं? वो रहे हैं सूरदास जी, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देख लेते हैं आगे। सगुण भक्ति आंदोलन की काव्यात्मक अभिव्यक्ति। अगला जो हमारा बिंदु है, कृष्ण भक्ति काव्य में किस अभिव्यक्ति का प्रथम प्रयास हुआ? तो कृष्ण भक्ति काव्य के अंतर्गत सगुण भक्ति आंदोलन की काव्यात्मक अभिव्यक्ति का
जो है प्रयास किया गया, प्रथम प्रयास किया गया। उसके बाद देख लेते हैं आगे, वार्ता साहित्य के लिए कौन सा संप्रदाय प्रसिद्ध है? तो वार्ता साहित्य के लिए जो है वल्लभाचार्य संप्रदाय प्रसिद्ध माना जाता है। उसके बाद देख लेते हैं आगे, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने ध्वनि काव्य की संज्ञा किसके भ्रमर गीतों को दी? तो सूरदास के भ्रमर गीतों को शुक्ल जी ने ध्वनि काव्य की संज्ञा दी है। ये कई बार परीक्षाओं में ये तथ्य पूछा जाता है, इम्पोर्टेंट तथ्य है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद आगे देख लेते हैं अगला प्रश्न हमारा, सूरदास के बाद नंददास को किस दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जाता है? सूरदास के बाद नंददास जी को जो है अष्टछाप के काव्य सौष्ठव और भाषा की प्रांजलता की दृष्टि से जो है महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है, महत्वपूर्ण माना गया है। उसके बाद देख लेते हैं अगला बिंदु हमारा, किस काव्य परंपरा का आरंभ सर्वप्रथम तमिल भाषा में हुआ? तो भक्ति काव्य परंपरा का जो आरंभ जो है तमिल भाषा में सर्वप्रथम माना जाता है। उसके बाद देख लेते हैं अगला प्रश्न, कृष्ण भक्ति को शास्त्रीय आधार प्रदान करने का प्रयत्न किसने किया? तो कृष्ण भक्ति को शास्त्रीय आधार प्रदान करने का जो प्रयास है वो जीव गोस्वामी जी ने किया। विद्यापति को शुद्ध श्रृंगारी किस कवि ने माना है? तो शुद्ध श्रृंगारी जो है विद्यापति जी को आचार्य रामचंद्र शुक्ल और राम कुमार वर्मा जी ने माना है। उसके बाद अगला जो हमारा बिंदु है वो देख लेते हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने सूरदास को किसकी परंपरा से जोड़ा है? तो जयदेव, चंडीदास और विद्यापति की परंपरा से जो है रामचंद्र शुक्ल ने सूरदास को जोड़ा है। उसके बाद आगे देख लेते हैं, हिंदी आलोचना की पहली पुस्तक कौन सी मानी जाती है? तो हिंदी कालिदास की आलोचना जो है हिंदी आलोचना की पहली पुस्तक मानी जाती है। और ये पुस्तक जो है महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की है। उसके बाद देख लेते हैं आगे, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने हिंदी साहित्य के इतिहास में कितने ग्रंथों का उल्लेख किया? तो शुक्ल जी ने अपने हिंदी साहित्य के इतिहास में 12 ग्रंथों का उल्लेख किया है। पुरुष कहानी हो कहो जशु पथावे पनु, ये जो पंक्ति है किस कवि द्वारा लिखी गई? विद्यापति जी की पंक्ति है, कई बार परीक्षाओं में पूछी गई है। राम कुमार वर्मा ने अपनी किस कीर्ति में जायसी के गुरु का नाम सैयद महीउद्दीन लिखा है? तो ये लिखा है इन्होंने हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास में। राम कुमार वर्मा जी का जो हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास नामक इन्होंने ग्रंथ लिखा है और इसमें इन्होंने सैयद महीउद्दीन जो है जायसी के गुरु का नाम बताया है। और जो ये आलोचनात्मक इतिहास है राम कुमार वर्मा जी का, ये एक तरह से अधूरा इतिहास रह चुका है इनका। उसके बाद देख लेते हैं, सूफ़ी कवियों का सबसे प्रिय अलंकार कौन सा माना जाता है? तो सूफ़ी कवियों का जो सबसे प्रिय अलंकार है वो समासोक्ति। उसके बाद पद्मावत की कथा वस्तु के पूर्वार्ध भाग को आलोचकों ने जो है काल्पनिक बताया है, और जो इसके पूर्वार्ध मतलब पहले का भाग और उत्तरार्ध जो भाग रहा पद्मावत का उत्तरार्ध, उस भाग को इन्होंने जो है ऐतिहासिक बताया है। इस प्रकार आपको ध्यान रखना है। पूर्वार्ध भाग इन्होंने जो है पद्मावत की कथा वस्तु का काल्पनिक और जो उत्तरार्ध भाग है वो ऐतिहासिक माना है। उसके बाद देख लेते हैं आगे, अगला प्रश्न हमारा, तुलसीदास का समकालीन राम भक्ति कवि किसे माना जाता है? तुलसीदास का समकालीन राम भक्ति कवि जो है राम भक्त कवि नाभादास जी को माना जाता है। हिंदी साहित्य का जातीय कवि किसे कहा जाता है? तो हिंदी साहित्य का जातीय कवि गोस्वामी तुलसीदास जी को कहा जाता है। और आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है कि हिंदी साहित्य का जातीय कवि जो है गोस्वामी तुलसीदास जी को किसके द्वारा कहा गया, किस विद्वान के द्वारा कहा गया है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। क्योंकि आप लोगों के लिए जब मैं आपको प्रश्न देती हूँ कमेंट बॉक्स के लिए, आप किसी प्रश्न का भी आंसर नहीं करते, तो मैं बार बार आपको यही कहती हूँ, निरंतर अभ्यास ही आपको सफलता दिलाएगी। बार बार तथ्यों की रिवीजन और निरंतर अभ्यास से ही सफलता मिलेगी, क्योंकि निरंतर अभ्यास ही सफलता का राज है। जो है हम अधिक से अधिक प्रश्नों की रिवीजन इसी उद्देश्य के साथ कर रहे हैं ताकि आपको सफलता मिले। और जो परीक्षा में आप किसी भी प्रकार से किसी भी प्रश्न पर जो है कंफ्यूज ना हो और जो है प्रश्नों की अधिक से अधिक प्रैक्टिस हो। क्योंकि जब आप कमेंट बॉक्स में किसी भी प्रश्न का आंसर लिखते हो
तो अगर परीक्षा में वो प्रश्न पूछा जाएगा तो आपका बिल्कुल भी वो प्रश्न गलत नहीं होगा। तो ये जो है, बढ़ते हैं आगे, देख लेते हैं। आई होप आप समझ रहे होंगे। तो देख लेते हैं आगे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार राम भक्ति में रसिक संप्रदाय के प्रवर्तक किसे माना जाता है? तो अयोध्या के रामचरण दास जी को आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार राम भक्ति के रसिक संप्रदाय का प्रवर्तक माना है। उसके बाद देख लेते हैं भगवती प्रसाद सिंह ने रसिक संप्रदाय के प्रवर्तक किसे माना है? तो स्वामी अगरदास जी को, जो कि 17वीं शताब्दी के रहे हैं। भगवती प्रसाद ने जो है रसिक संप्रदाय का प्रवर्तक जो है अगरदास जी को माना है, लेकिन शुक्ल ने जो है राम भक्ति में रसिक संप्रदाय का प्रवर्तक जो है अयोध्या के रामचरण दास जी को माना है। उसके बाद देख लेते हैं आगे। गोस्वामी तुलसीदास से पूर्व राम कथा के अंतर्गत पृथ्वीराज रासों में किसके अवतार का वर्णन किया? पृथ्वीराज रासों में भी हमें राम अवतार का वर्णन देखने को मिलता है, ये आपको ध्यान रखना है। राम के 10 अवतार का वर्णन हमें पृथ्वीराज रासों में देखने को मिलता है, जो कि तुलसीदास जी से पूर्व की जो राम कथा रही है। उसके बाद देख लेते हैं आगे। और इनसे भी पहले की अगर हम बात करें तो कुछ रचनाएं जो है संस्कृत भाषा में भी राम संबंधी रचनाएं लिखी जा चुकी थी। उसके बाद देख लेते हैं आगे। रामानंद ने विष्णु और लक्ष्मी के स्थान पर किसकी उपासना का प्रचलन किया था? तो रामानंद ने जो है विष्णु और लक्ष्मी के स्थान पर जो है राम की उपासना का प्रचलन किया। उसके बाद देख लेते हैं अगला प्रश्न हमारा। अंग्रेजी भाषा को भारत में शिक्षा के माध्यम से आरंभ किया गया लॉर्ड मैकाले द्वारा। और हिंदी में प्रथम गद्यकार कौन माने जाते हैं? लल्लू लाल जी। हिंदी का प्रथम उपन्यास कौन सा माना जाता है? परीक्षा गुरु, जो कि श्रीनिवास दास जी द्वारा रचित है। हिंदी का प्रथम एकांकी कौन सा माना जाता है? वो माना जाता है एक घूंट जयशंकर प्रसाद जी द्वारा रचित। हिंदी के सर्वप्रथम गीत को किन्होंने लिखे? तो वे लिखे विद्यापति जी ने। अतीत के चलचित्र के रचना के रचयिता कौन है? तो ये कई बार परीक्षाओं में पूछी जाती है। अतीत के चलचित्र जो है रेखा चित्र है महादेवी वर्मा जी का। उसके बाद देख लेते हैं अगला प्रश्न। अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है? तो स्वयंभू जी को अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है। अपभ्रंश भाषा में प्रथम व्याकरणाचार्य कौन रहे हैं? तो हेमचंद्र जी। अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आँखों में दूध और आंचल में पानी। ये पंक्तियाँ हम कई बार पढ़ चुके हैं। यशोधरा रचना से ली गई है मैथिली शरण गुप्त जी की। उसके बाद देख लेते हैं। अमिया हलाल मत भरे सेत श्याम रतनार, जियत मरत जुखी जुखी परत जे ही चितवत एक बार। जो ये पंक्ति है रसलीन जी की पंक्ति है। उसके बाद अवधी भाषा के सर्वाधिक लोकप्रिय नाम क्या है? तो सर्वाधिक लोकप्रिय जो महाकाव्य कौन सा रहा है, ये पूछा हुआ है। तो रामचरितमानस महाकाव्य का नाम क्या है? ये यहाँ थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हो गया भाई। अवधी भाषा में सर्वाधिक लोकप्रिय महाकाव्य का नाम हमें बताना है। तो आंसर हो जाएगा हमारा रामचरितमानस, जो कि तुलसीदास जी द्वारा अवधी भाषा में लिखा गया महाकाव्य है। उसके बाद देख लेते हैं आगे। अशोक के फूल निबंध संग्रह के रचयिता जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। अष्टचाप के सर्वश्रेष्ठ भक्त कवि कौन माने जाते हैं? तो सूरदास जी। हमने पहले ये प्रश्न भी देखा था कि अष्टचाप के वरिष्ठ कवि कुंभनदास जी, कनिष्ठ कवि नंददास जी और सर्वश्रेष्ठ कवि सूरदास जी। उसके बाद देख लेते हैं आशु काव्य के रचयिता जयशंकर प्रसाद, 1925 की रचना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने त्रिवेणी में किन 3 महाकवियों की समीक्षाएं प्रस्तुत की? सूर, तुलसी और जायसी। इन 3 महाकवियों की जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपनी रचना त्रिवेणी में प्रस्तुत की। उसके बाद देख लेते हैं आगे। आत्मजयी के रचयिता कौन है? तो आत्मजयी जो है कुंवर नारायण जी की प्रसिद्ध रचना है। उसके बाद देख लेते हैं आगे। प्रश्नों को भाई हम जल्दी जल्दी कर रहे हैं ताकि कम समय में हम अधिक से अधिक प्रश्नों की रिवीजन कर सके। तो देख लेते हैं अगला प्रश्न हमारा।
आधुनिक युग की मीरा किसे कहा जाता है? तो महादेवी वर्मा जी को। आधुनिक युग के चरण कौन है? तो रामधारी सिंह दिनकर जी। कठिन काव्य का प्रेत किसे कहा जाता है? केशवदास जी को। और कठिन गद्य का प्रेत पूछ लिया जाए तो अज्ञे जी को। ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद जो है कथा सम्राट किसे कहा जाता है? मुंशी प्रेमचंद जी को। कथा सम्राट, उपन्यास सम्राट आदि नामों से जो है मुंशी प्रेमचंद जी को जाना जाता है। और कहानी सम्राट भी जो है प्रेमचंद जी को माना जाता है। लगभग जो है 300 कहानियों की इन्होंने रचना की है। कई बार संख्या भी पूछ ली जाती है। किस काल को स्वर्ण काल कहा जाता है? किस काल को स्वर्ण काल कहा जाता है? तो भक्ति काल को स्वर्ण काल कहा जाता है। हिंदी साहित्य के इतिहास के अंतर्गत भक्ति काल जो हमारा स्वर्ण काल नाम से जाना जाता है। और हिंदी साहित्य के अंतर्गत दूसरा स्वर्ण काल जो है भारतेंदु काल, भारतेंदु युग को कहा जाता है। और जो है खड़ी बोली का स्वर्ण काल जो है द्विवेदी युग को कहा जाता है। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न देखते हैं। किस छायावादी कवि ने संवाद शैली का सर्वाधिक प्रयोग किया? तो जयशंकर प्रसाद जी ने अपने नाटकों में संवाद शैली का सर्वाधिक प्रयोग किया है। वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे के रचयिता कौन है? तो मैथिली शरण गुप्त जी। हिंदी खड़ी बोली गद्य के विकास में किस साहित्यकार ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है? सैदल मिश्र जी ने। जा में रस कछु होत है पढ़ता ही सब कोई, बात अनूठी चाहिए भाषा को होए। ये पंक्ति जो है किस कवि की है? तो ये भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की है। उसके बाद संविधान के अनुच्छेद 343 के अनुसार संघ सरकार के कार्यों में अंग्रेजी का प्रयोग जारी करने की व्यवस्था कब तक की गई? ये की गई 25 जनवरी 1964 तक। उसके बाद देखते हैं अधिकतर भारतीय भाषाओं की लिपि का विकास किस प्राचीन लिपि से हुआ? तो ब्राह्मी लिपि से। देवनागरी लिपि में हिंदी के अतिरिक्त और कौन सी भाषा लिखी जाती है? तो मराठी, संस्कृत आदि जो है ये देवनागरी लिपि में ही लिखी जाती है। उसके बाद देख लेते हैं आगे। ब्रज भाषा, खड़ी बोली, हरियाणवी, बुंदेली और कन्नौजी बोलियां हिंदी की बोलियों में के वर्ग में आती हैं। ये सभी के सभी पश्चिमी हिंदी के वर्ग में आती हैं, जो कि शोर श्रेणी अपभ्रंश से निकली है। उसके बाद देख लेते हैं आगे। कृष्ण काव्य की अपार संपदा किस भाषा में है? तो ब्रज भाषा के अंतर्गत है कृष्ण काव्य की अपार संपदा। भोजपुरी मूलतः किस प्रदेश की बोली है? तो बिहार की बोली है भोजपुरी। हिंदी की बोलियों को कितने वर्गों में बांटा गया है? हिंदी की बोलियों को जो है 5 वर्गों में बांटा गया है। पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, पहाड़ी हिंदी और बिहारी हिंदी। उसके बाद ब्रज भाषा और अवधि किस काल की काव्य भाषाएँ है? मध्यकाल की। संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी है? तो अनुच्छेद 343 के अनुसार। उत्तर भारत की खड़ी बोली हिंदी दक्षिण में किस रूप में विकसित हुई? तो दक्षिणी रूप में विकसित हुई। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने किस पत्रिका के माध्यम से खड़ी बोली हिंदी को परिष्कृत और परिमार्जित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? वो निभाई सरस्वती पत्रिका के माध्यम से। उसके बाद देख लेते हैं अगला प्रश्न। भारतीय आर्य भाषा परिवार की भाषाओं का मूल स्रोत कौन सी भाषा माना जाता है? तो वैदिक संस्कृति। अगली एक पंक्ति है। ज्ञान दूर है कुछ क्रिया भिन्न है, क्या इच्छा क्यों न हो पूरी मन की, एक दूसरे से न मिल सके यह विडंबना है जीवन की। ये पंक्तियाँ जो है जयशंकर प्रसाद जी की है, जो कि कई बार परीक्षाओं में पूछी गई है। इम्पोर्टेंट पंक्तियाँ हैं। पानी परात को हाथ छुए नाही, नैनन के जल सो परात धोए। ये जो पंक्तियाँ हैं नरोत्तम दास जी द्वारा लिखी गई। सौंदर्य की वस्तुगत सत्ता होती है, इसलिए यह शुद्ध सौंदर्य नाम की कोई चीज़ नहीं। तो रामविलास शर्मा जी द्वारा कहा गया। आगम वेद पुराणे पंडित मान वहंती। ये पंक्ति जो है कन्हप्पा जी की है। उसके बाद यदि 1942 के आंदोलन के समय न तो फौजियों का कोई उत्पात था और न ही आंदोलन की लहर ही गांव में पहुंच पाई, किंतु जिले भर की घटनाओं की खबर अफवाहों के रूप में यहाँ जरूर पहुंची। ये पंक्तियाँ जो हैं, ये जो कथन कहा गया है एक तरह से पंक्ति है उपन्यास की, तो ये है मैला आंचल की, जो कि रेणु जी द्वारा लिखा गया, फणीश्वर नाथ रेणु जी का
आंचलिक उपन्यास माना जाता है, जो कि प्रथम आंचलिक उपन्यास के रूप में प्रसिद्ध हुआ। 1954 इसका समय है। ये सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं को आपको बार बार रिवाइज करते हुए चलना है। पढ़ते हैं आगे। भारतेंदु का प्रभाव भाषा और साहित्य दोनों पर गहरा पड़ा। उन्होंने जिस प्रकार गद्य की भाषा को परिमार्जित करके उसे बहुत ही चलता, मधुर और स्वच्छ रूप दे दिया, उसी प्रकार हिंदी साहित्य को भी नए मार्ग पर लाकर खड़ा कर दिया। यह कथन जो है भारतेंदु जी की भाषा के संबंध में आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है। रामचंद्र शुक्ल ने बिहारी की भाषा के बारे में क्या लिखा? तो बिहारी की भाषा चलती होने पर भी साहित्यिक है, ये कहा रामचंद्र शुक्ल ने बिहारी की भाषा के संबंध में। चंद्रगुप्त नाटक जो जयशंकर प्रसाद द्वारा प्रसिद्ध रचना का प्रकाशन कब हुआ? तो चंद्रगुप्त जो है एक नाटक है, ये जयशंकर प्रसाद जी द्वारा रचित है। इसका प्रकाशन 1931 में किया गया, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देख लेते हैं आगे। मृगनयनी के लेखक कौन है? तो वृंदावन लाल वर्मा जी जो है मृगनयनी रचना के रचयिता हैं। भारत दुर्दशा के रचयिता कौन है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी। मैला आंचल किसकी रचना है? फणीश्वर नाथ रेणु की। गण देवता किसकी रचना है? ताराशंकर बंदोपाध्याय जी की। चरित्रहीन किसकी रचना है? शरद चंद्र चटर्जी की। मुग़ल शहजादी में किसकी प्रसिद्ध पुस्तक है? मुग़ल शहजादी में जो है हुमायूं नामा की पुस्तक जो है हुमायूं नामा लिखा किन्होंने? गुलबदम बेगम ने। उसके बाद छंद में लय क्या है? लय एक संयत व्यवस्था है जो स्वर के आरोह अवरोह से उत्पन्न होती है। छंद शास्त्र का अन्य नाम जो क्या है, किस नाम से जाना जाता है छंद शास्त्र को? तो पिंगल शास्त्र भी कहा जाता है। पिंगलाचार्य जी ने लिखा था छंद शास्त्र। उसके बाद देख लेते हैं आगे। अगला जो हमारा तथ्य है, दोषों के लक्षणों का विवेचन सर्वप्रथम किसने किया? तो वामन जी ने दोषों के लक्षणों का विवेचन किया। इन्होंने रीति संप्रदाय का भी परिवर्तन किया। उसके बाद मुख्यार्थ का जिससे अपकर्ष हो वह दोष है, ये जो कथन कहा गया है मुख्यार्थ का जिससे अपकर्ष हो वह दोष है, ये कहा मम्मट जी ने। उसके बाद देख लेते हैं आगे। गुण काव्य की संपत्ति अर्थात सौंदर्य विधायक तत्व है और दोष उसकी विपत्ति अर्थात सौंदर्य विघात तत्व है, ये कहा दंडी जी ने। उसके बाद बिहारी हिंदी का चौथा रत्न है, लाला भगवान जी द्वारा कहा गया। राधाचरण गोस्वामी द्वारा ये कथन कहा गया है कि यदि सूर तुलसी शशि उद्गन केशवदास तो बिहारी पीयूष वर्षी में उसके उदय होते ही सब का प्रकाश आच्छिन्न हो जाता है। राधाचरण गोस्वामी जी द्वारा ये कथन कहा गया। उसके बाद बात करें आगे। अगला प्रश्न हमारा विश्वनाथ प्रसाद जी का कथन देख लेते हैं। प्रेम के भीतर उन्होंने सब प्रकार की सामग्री, सब प्रकार के वर्णन प्रस्तुत किए और वे इन 7 दोहों में से एक है। तो 700 दोहों में से एक है। ये जो कथन कहा है विश्वनाथ प्रसाद जी ने, ये बिहारी जी के संबंध में कहा है। बिहारी की जो बिहारी सतसई रचना है उसके संबंध में इन्होंने कहा है कि प्रेम के भीतर उन्होंने सब प्रकार की सामग्री, सब प्रकार के वर्णन प्रस्तुत किए, वे भी इन 700 दोहों में से एक है। उसके बाद देख लेते हैं आगे। मिश्र बंधु ने क्या कहा कि मिश्र बंधु जी द्वारा कहा गया एक कथन है, इस एक छोटे से ग्रंथ में इस कवि रत्न ने मानो समुंदर कुंज में बंद कर दिया हो। तो समुंदर कुंज में जो है बंद कर दिया हो इस छोटे से ग्रंथ को। तो ये भी जो है बिहारी जी के संबंध में कहा गया है मिश्र बंधुओं ने। और उसके बाद गणपति चंद्रगुप्त ने कहा है उनके व्यक्तित्व में तीनों गुणों प्रतिभा, अध्ययन और अभ्यास का समन्वय मिलता है, बिहारी जी के संबंध में इन्होंने कहा है। उसके बाद देख लेते हैं डॉक्टर ग्रियर्सन ने लाल चंद्रिका की भूमिका के संबंध में क्या कहा है। वीरगाथा काल को आदिकाल नामकरण करने का श्रेय आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को जाता है। वैसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भी दोहरे नामकरण की प्रवृत्ति को अपनाते हुए वीरगाथा काल को आदिकाल नाम दिया है, ये कहा गया जॉर्ज ग्रियर्सन जी द्वारा।
जॉर्ज गिरियसन जी द्वारा लाल चंद्रिका, जो लल्लू लाल जी की जो रचना है लाल चंद्रिका की भूमिका में इन्होंने ये कहा है कि वीर गाथा काल को आदिकाल नाम दिया है कि इन्होंने हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। लेकिन शुक्ल जी ने भी जो है दोहरे नामकरण की प्रवृत्ति को अपनाया। शुक्ल जी ने आदिकाल को वीर गाथा काल नाम दिया है, साथ ही जो है उन्होंने आदिकाल नाम भी दिया है, आदिकाल भी कहना भी उचित ठहराया है। ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देख लेते हैं अगला प्रश्न, आदिकाल को शून्यकाल किसने कहा? गणपति चंद्र गुप्त जी ने। उसके बाद गारसा दातासी ने इस्तवार द लिटरेचर एंडो हिंदुस्तान फ्रेंच भाषा में लिखा। इसका पहला संस्करण 2 भागों में प्रकाशित हुआ। एक 1900 नहीं 1800, एक हमारा हुआ 1839 और दूसरा हुआ 1847। ये इन दोनों भागों में जो है इसके जो ग्रंथ को पहला संस्करण 2 भागों में प्रकाशित हुआ, फिर उसके बाद जो है दूसरा संस्करण आया। उसके बाद देख लेते हैं अगला हमारा प्रश्न है, हिंदी भाषा में लिखा गया हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रथम ग्रंथ कौन सा माना जाता है? तो शिव सिंह सरोज। काल विभाजन और नामकरण का प्रथम प्रयास किन्होंने किया? जॉर्ज गिरियसन जी ने। आदिकाल को आदिकाल किसने कहा? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। आदिकाल को बीजवपन काल महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। हिंदी काव्यधारा नाम से जो रचना लिखी है वो उसके लेखक है राहुल सांस्कृत्यायन जी। विश्वनाथ प्रसाद द्वारा रचित ग्रंथ हिंदी साहित्य का अतीत कितने भागों में प्रकाशित हुआ? तो 2 भागों में ये ग्रंथ प्रकाशित हुआ। विश्वनाथ प्रसाद जी द्वारा रचित हिंदी साहित्य का अतीत। कई बार परीक्षा में पूछा जाता है हिंदी साहित्य का अतीत किसकी रचना है या किसका ग्रंथ है? तो हिंदी साहित्य का अतीत एक इतिहास ग्रंथ है विश्वनाथ प्रसाद जी का। उसके बाद देख लेते हैं आगे अगला प्रश्न हमारा, आदिकाल को अंधकार काल किसने कहा? तो डॉक्टर कमल कुलश्रेष्ठ ने आदिकाल को अंधकार काल नाम दिया है। आदिकाल का नामकरण सिद्ध सामंत काल किसने कहा? तो राहुल सांस्कृत्यायन जी ने। आदिकाल को वीर काल की संज्ञा किसने दी? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी ने दी। मिश्र बंधु विनोद इतिहास खंड के कितने भाग हैं? तो मिश्र बंधु विनोद जो मिश्र बंधु जी द्वारा लिखा गया इतिहास खंड, इसके केवल 4 भाग हैं। उसके बाद देख लेते हैं आगे, चंद बरदाई को छप्पर का राजा कहा जाता है। तो चंद बरदाई जो कवि है आदिकाल को इनको क्या कहा जाता है? छप्पर का राजा। ये पूछा जाता है निम्नलिखित में से किस कवि को छप्पर का राजा कहा जाता है? देवसेन द्वारा रचित सर्वाकाचार रचना समय 1933 ईस्वी माना जाता है। इसमें 250 दोहे व गृहस्थ धर्म का वर्णन हमें मिलता है। विशल देवरासों की नायिका का नाम राजमती है। आल्य खंड को सर्वप्रथम 1865 ईस्वी में फर्रुखाबाद के श्रृंगारिक कलेक्टर चार्ल्स एलियट द्वारा प्रकाशित किया गया। उसके बाद देख लेते हैं परमाल रासो वीर रस प्रधान रचना है। पृथ्वीराज रासो का प्रधान रस वीर रस तथा सहयोगी रस जो है श्रृंगार रस माना जाता है। आदिकाल के प्रधान साहित्यिक प्रवृत्ति वीर गाथात्मक मानी जाती है। रासो ग्रंथों में पृथ्वीराज रासो सर्वाधिक विवादित ग्रंथ माना जाता है। किसी ने जो है पृथ्वीराज रासो को प्रमाणिक माना है तो किसी ने अप्रमाणिक माना है, किसी ने अर्धप्रमाणिक माना है। डॉक्टर वुलर सर्वप्रथम पृथ्वीराज रासो को विवादास्पद घोषित करते हुए 1893 ईस्वी में इसके प्रकाशन पर भी रोक लगा दी। कई बार पूछा जाता है निम्नलिखित में से पृथ्वीराज रासो जो ग्रंथ है उस पर रोक किस लेखक द्वारा लगाई गई, किस विद्वान द्वारा लगाई गई? तो डॉक्टर वुलर जी द्वारा। उसके बाद देख लेते हैं आगे, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हिंदी का प्रथम महाकाव्य पृथ्वीराज रासो और जो है प्रथम महाकवि जो है चंद बरदाई जी माना जाता है। ये पूछा जाता है कि रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी का प्रथम महाकाव्य और प्रथम महाकवि किस को माना है? तो प्रथम महाकाव्य रामचंद्र शुक्ल ने पृथ्वीराज रासो को माना है और प्रथम महाकवि जो है चंद बरदाई को माना है। उसके बाद आगे देख लेते हैं भाई, काफ़ी सारे प्रश्न हो गए जो कि इम्पोर्टेंट है और इन्हीं प्रश्नों में से
प्रश्न ही, यही प्रश्न जो है बार बार रिपीट होते हैं परीक्षा में, इसलिए जो है हम बार बार इनको रिवीजन भी करते हुए चल रहे हैं। अंतः साधनात्मक अनुभूतियों का संकेत करने वाली भाषा को सांध्य भाषा कहा जाता है। सर हप्पा को सहज ज्ञान का प्रवर्तक माना जाता है। धनपाल कृत भविष्यत कहा को विंटर निज महोदय रोमांटिक महाकाव्य मानते हैं। उसके बाद आदिकाल को वीर काल की संज्ञा दी है विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी ने, लेकिन वीर गाथा काल कहा है आदिकाल को, वो ये कहा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। मिश्र बंधु विनोद इतिहास खंड के कितने भाग हैं? तो 4 भाग है। चंद बरदाई को छप्पे का राजा कहा जाता है, ये हमने देख ही लिया। देवसेन द्वारा रचित सर्वाकाचार का समय 1933 और इसमें 250 दोहे व गृहस्थ धर्म का वर्णन है। भाई रिपीट हो गए हैं कुछ प्रश्न हमारे। सीरीज की याद आई नामक ललित निबंध जो है विद्यानिवास मिश्र जी का है। ये जो सीरीज की याद आई निबंध जो है एक ललित निबंध है जो कि विद्यानिवास मिश्र जी द्वारा रचित है। सीरीज का फूल नामक निबंध किसका है? तो सीरीज का फूल जो है हजारी प्रसाद जी का है। निर्मला प्रेमचंद जी का उपन्यास, प्रेमचंद जी द्वारा जो रचित उपन्यास है निर्मला, ये एक दहेज प्रथा और अनमेल विवाह पर आधारित उपन्यास है। तितली जयशंकर प्रसाद जी का उपन्यास है जिसमें ग्रामीण जीवन को केंद्र में रखकर नारी की कहानी को प्रस्तुत किया है। सुनीता जो है जैनेन्द्र जी का उपन्यास है जिसमें विधवा विवाह पर आधारित ये उपन्यास है। उसके बाद आगे हम देख लेते हैं। अमीर खुसरो ने जिन मुकर्रियों, पहेलियों और 2 खुसरों की रचना की उसकी मुख्य भाषा जो है खड़ी बोली मानी जाती है। अवधी भाषा के सर्वाधिक लोकप्रिय महाकाव्य रामचरितमानस। ये कुछ प्रश्न हमारे रिपीट हो गए हैं भाई, देख लेते हैं आगे। आत्मनिर्भरता निबंध के लेखक जो है बालकृष्ण भट्ट जी माने जाते हैं। सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, इस पंक्ति के रचयिता कबीरदास जी रहे हैं। उसके बाद साहित्यकार अज्ञे जी का पूरा नाम जो है सच्चिदानंद वात्स्यायन अज्ञे रहा है, ये आपको पता ही है। सिद्धों की उद्धृत रचनाओं को काव्य भाषा क्या है? तो सिद्धों द्वारा रचित जो रचनाओं की काव्य भाषा देसी भाषा मिश्रित अपभ्रंश अर्थात पुरानी हिंदी मानी जाती है। उसके बाद देख लेते हैं अगला प्रश्न। एक पंक्ति है जिसमें जो है सुंदर परम किशोर व्यकरम चंचल नैन विशाल कर मुरली सिर मोर पंख पीताम्बर उर्बन माल। ये पंक्ति जो है सूरदास जी द्वारा रचित है। सुहाग के नुपुर के रचयिता जो है अमृतलाल नागर जी हैं। सूरदास जी के गुरु आपको पता ही है वल्लभाचार्य जी रहे हैं। तुलसीदास जी का रीतिकाल का वह कौन सा कवि है जो अपनी एकमात्र कीर्ति के लिए हिंदी साहित्य में अमर हो गया? ये कवि आप सभी को पता है बिहारी जी हैं, जिन्होंने बिहारी सतसई लिख करके रीतिकाल में केवल एक ही रचना लिख करके पूरे के पूरे रीतिकाल में ये प्रसिद्ध हो गई। उसके बाद देख लेते हैं ले चल मुझे बुलावा देकर मेरे नाविक धीरे धीरे। इन पंक्तियों के रचयिता जयशंकर प्रसाद जी हैं। लोग है लगी कवित बनावत मोहे तो मेरे कवित बनावत। ये पंक्तियाँ जो है घनानंद जी की प्रसिद्ध पंक्तियाँ रही है। वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे, ये पंक्तियाँ कही है मैथिली शरण गुप्त जी ने। वापसी किस विधा की रचना है? तो वापसी जो है उषा प्रियमदा जी की एक कहानी है। विक्रम संवत का शुभारंभ 57 ईस्वी में हुआ। विद्यापति की पदावली की भाषा जो है मैथिली है। राहुल सांस्कृतायन, ये भाई थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है यहाँ पर। आदिकाल को वीर काल की संज्ञा विश्वनाथ मिश्र जी ने दी। उसके बाद देख लेते हैं मिश्र बंधु विनोद इतिहास खंड को जो है 4 भागों में बांटा गया, ये हम पहले कर चुके हैं। उसके बाद देख लेते हैं आगे। विसल देवराशो पूर्णतः नहीं है। विसल देवरासो जो है एक श्रृंगारिक रचना मानी जाती है। उसके बाद देख लेते हैं हमीर रासो अभी तक उपलब्ध नहीं है, केवल प्राकृत पेंगलम में बराबर 80 के घर पर ही उसकी कल बात चली आ रही।
ये भाई थोड़ा सा यहाँ पर हमारी टाइपिंग मिस्टेक हो गई, इसलिए आगे बढ़ते हैं। बिसल देवरासों की नायिका का नाम बताइए, तो राजमती। ये प्रश्न भी हम कर चुके हैं, तो देख लेते हैं आगे। अगला जो हमारा प्रश्न है वो है यशोधरा पुस्तक के लेखक मैथिली शरण गुप्त जी। भारत भारती के लेखक मैथिली शरण गुप्त जी रहे हैं। कामायनी के लेखक जो है जयशंकर प्रसाद जी रहे हैं। और अपभ्रंश में कृष्ण काव्य के प्रणेता जो है पुष्यदंत जी को माना जाता है। अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में दूध आँखों में पानी, यशोधरा से ली गई है। ये हमारे प्रश्न कुछ रिपीट हो गए हैं, बहुत सारे प्रश्न रिपीट हो गए हैं, उनको हम स्किप करके चलते हैं भाई, क्योंकि वीडियो वैसे भी काफ़ी लंबी हो गई है। हत्यारे कहानी किन साहित्यकारों ने एक ही शीर्षक में लिखी? वो लिखी अमरकांत और शैलेश मटियानी ने। और चील कहानी के कहानीकार माने जाते हैं शैलेश मटियानी जी। कील कहानी के लेखक माने जाते हैं महीप सिंह जी। भवंती नामक पुस्तक के लेखक माने जाते हैं अज्ञे जी। पश्यंती जो है नामक रचना जो है धर्मवीर भारती जी की है। कवि प्रिया शीर्षक से कहानी किसने लिखी? तो कवि प्रिया जो है शीर्षक से कहानी अज्ञे जी और शेखर जोशी ने लिखी। कवि प्रिया शीर्षक काव्य से रचना भक्ति काल के किस श्रेष्ठ कवि ने लिखी? कि वो लिखी केशवदास जी ने। केशवदास जी का जो नाम है भक्ति काल के कवियों में भी आता है और जो है रीति काल के प्रवर्तक भी माने जाते हैं। उसके बाद कामधेनु कहानी किसने लिखी? तो रमेश उपाध्याय जी ने। कामधेनु निबंध का संग्रह कौन है? कुबेरनाथ राय जी। गोबर गणेश संहिता निबंध संग्रह किसने लिखा? चंद्रदत्त शर्मा गुलेरी ने। गोबर गणेश उपन्यास किस आधुनिक साहित्यकार ने लिखा? रमेश चंद्र शाह जी ने। उसके बाद त्रिशंकु निबंध के लेखक है अज्ञे जी। त्रिशंकु कहानी के लेखक है मनु भंडारी जी। त्रिशंकु नाटक के लेखक है ब्रजमोहन जी। इन सभी रचनाओं को आपको ध्यान रखना है, निबंध संग्रह, कहानी और नाटक। इसके बाद मुक्ति कहानी के लेखक कौन है? ये है अखिलेश, जिन्होंने तद्भव पत्रिका का संपादन किया था। उसके बाद मुक्ति उपन्यास के लेखक कौन है? वे है महेंद्र नाथ जी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने छायावाद को जो है चित्र भाषा शैली नाम से जाना जाता है, कहा, यानी कि छायावाद को क्या नाम दिया शुक्ल ने? उन्होंने जो है छायावाद को चित्र भाषा शैली कहा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास सबसे पहले किस नाम से प्रकाशित हुआ? हिंदी साहित्य के विकास यानी हिंदी शब्द सागर के नामक पुस्तक की भूमिका के रूप में उन्होंने 1929 ईस्वी में ये लिखा। उसके बाद देख लेते हैं साहित्य का इतिहास क्या है। इस पर शुक्ल जी का कथन है कि प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है। तब यह निश्चित है कि जनता की चित्तवृत्ति के परिवर्तन के साथ साथ साहित्य के स्वरूप में भी परिवर्तन होता चला जाता है। आदि से अंत तक इन्हीं चित्तवृत्तियों की परंपरा को परखते हुए साहित्य परंपरा का सामंजस्य दिखाना ही साहित्य का इतिहास कहलाता है। जो ये कथन है हिंदी साहित्य के इतिहास के संबंध में, साहित्य का इतिहास क्या है, तो रामचंद्र शुक्ल ने माना है कि वहाँ की जनता की चित्तवृत्तियों का संचित प्रतिबिंब। उसके बाद देख लेते हैं हिंदी का पहला समाचार पत्र उद्दंड मातदंड, जो कि पंडित जगुल किशोर जी द्वारा रचित 30 मई 1826 ईस्वी को कोलकाता में प्रकाशित साप्ताहिक पत्र के रूप में रहा। उसके बाद उद्दंड मातदंड का प्रकाशन तिथि के आधार पर 30 मई को राष्ट्रीय हिंदी पत्रकारिता दिवस भी मनाया जाता है। ये हम जो है पहले हम कर चुके हैं भाई कुछ प्रश्न। आगे के प्रश्न हमारे भाई रिपीट हो चुके हैं, तो यहीं तक हम जो है आज की क्लास में करेंगे। तो जो आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब कर लेना। प्रश्नों को आपको परीक्षा तक बार बार रिवीजन करते हुए अपनी तैयारी को आगे बढ़ाते रहना है। हमारे चैनल के साथ अगर आप पहली बार हो तो जुड़कर आप अपनी अच्छे से जो है हिंदी विषय से संबंधित चाहे किसी भी स्टेट के अंतर्गत आप टीजीटी पीजीटी परीक्षा देने जा रहे हो या एनटीए नेट की परीक्षा हो या कोई और अदर परीक्षा हो, तो हमारे चैनल के माध्यम से जुड़कर संपूर्ण हिंदी साहित्य के प्रश्नों का अभ्यास कर सकते हैं। तो
एक बार फिर से मैं आपको कहना चाहूँगी, वीडियो पसंद आई तो आप लाइक और कमेंट अवश्य किया करो, क्योंकि आपके लाइक और कमेंट से ही मुझे नेक्स्ट क्लास बनाने का मोटिवेशन भी मिलेगा। तो पढ़ते रहना, आगे बढ़ते रहना। थैंक यू, धन्यवाद।